हेलो एवरीवन। ईगो इज द एनिमी के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 3 है फेलियर और इसमें 7 चैप्टर्स हैं जिनको हम एक एक करके माइंड मैप करेंगे और समझेंगे कि ईगो फेलियर में कैसे काम करता है और हमसे क्या काम करवाता है और हमें क्या करना चाहिए। पहला चैप्टर है अलाइव टाइम और डेड टाइम। दोस्तों, मेलकम एक्स बनने से पहले एक क्रिमिनल थे। उनको जब जेल हुई तब उनके पास कुछ समय था, तो उनको डिसाइड ये करना था कि वो अपने समय को अलाइव टाइम बनाएंगे या डेड टाइम बनाएंगे। अगर वो अपने समय को डेड टाइम बनाते तो उस समय का इस्तेमाल करते क्रिमिनल बनने में, अपने कॉन्टैक्ट को बहुत अच्छा बनाने में और अपना नेक्स्ट मूव प्लान करने में। बट उन्होंने ये नहीं किया, और अगर ये करते तब भी ये डेड टाइम ही कहलाता, क्योंकि ये उनके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं था। नाउ उन्होंने अपने टाइम को अलाइव टाइम बनाया। उन्होंने क्या किया, उनके पास जो समय था उसको उन्होंने बुक्स पढ़ने में लगाया। उन्होंने सीखा कि किताबें कैसे पढ़ते हैं। उन्होंने सीखा डिक्शनरी की मदद से कि इसका मतलब समझा। उन्होंने रिलीजन के बारे में समझा। जब वो जेल से निकले तब वो एक अफ्रीकन अमेरिकन मुस्लिम लीडर बने। उन्होंने अपनी लाइफ को बदला, अपने टाइम को यूज़ किया। जब वो उनको फेलियर मिली उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने समय को कैसे यूटिलाइज करते हैं। जब हमें फेलियर मिलती है तो हम दोबारा बाउंस बैक करते हैं, हम समय को यूज़ करते हैं, या फिर हम ये कभी रियलाइज़ ही नहीं करते कि हमारा बिहेवियर कैसा था, हमारा बिहेवियर का पैटर्न कैसा था जिसने हमें उस चीज़ में डाला, उस फेलियर में डाला, और हम उससे कभी बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। अगर हमारा ईगो हमें अलाउ नहीं करता है, अगर हम ईगो में फंस जाते हैं तो हम कभी नहीं देख पाते कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस समय हमें अलाइव टाइम बनाना चाहिए, किस समय हमें यूज़ करना चाहिए। सो ये था फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर है द एफर्ट इज इनफ। बेलिसेरियस जो है एक हाईएस्ट रैंकिंग कमांडर था रोम में, बाइजेंटाइन एम्पायर जस्टिनियन के पास। बेलिसारियस ने 3 बार अपने सिविलाइजेशन को बचाया। जब रोम कोलैप्स हो गया था उस समय बेलिसारियस ही एक ऐसा होप था ईसाई धर्म के लिए जो उसे बचा सकता था। उन्होंने दारा, कर्जेत, नेपल्स, सिसिली और भी जगह शानदार जीत हासिल की। हजारों की भीड़ के खिलाफ कुछ मुट्ठीभर सैनिकों के साथ बेलिसारियस ने सिंहासन को बचाया। जब एक विद्रोह इतना बड़ा हो गया था कि सम्राट ने पद छोड़ने की योजना बना ली थी, उसके बाद भी उसने बचाया, अपने साम्राज्य को बचाया। अब इतना महान होने के बाद, इतना कुछ करने के बाद उसको थैंक्स में क्या मिला, उसको धन्यवाद कैसे दिया गया? उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाई गई, उसकी छवि को खराब करने के लिए बोला गया राजा के द्वारा, और जब उसे सेवा से हटा दिया था तो अकॉर्डिंग टू लीजेंड उसे अंधा बना दिया गया था और स्ट्रीट पे, सड़कों पे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया गया था। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन उसकी नज़रों में, बेलिसारियस की नज़रों में, उसने अपना काम ईमानदारी से किया, उसने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई और उसे गर्व था जो भी उसने काम किया उस पर। उसे पता था कि उसने जो भी किया सही किया और ये उसके लिए काफ़ी था। दैट वॉज इनफ। सो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एफर्ट कितना दे सकते हैं और कहाँ लगा सकते हैं। हमारे ऊपर ये कभी भी हमारे कंट्रोल से बाहर रहता है कि लोग उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। हमारा बॉस हमारे एफर्ट्स को कैसे देखेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम है एफर्ट देना, हम वही कर सकते हैं। अगर हम आउटकम के बारे में ना सोच के अगर सिर्फ अच्छा काम करेंगे तो ये सफिशिएंट होता है। दुनिया अच्छी नहीं है, आपको अनएप्रिसिएट भी करेंगे लोग, बुरा भी बोलेंगे, आपको अनादर भी करेंगे। आपको कई सारे एक्सपीरियंस ऐसे होंगे जहाँ पे आप फेल हो जाएंगे, आप एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर पाएंगे, खुद की और दूसरों की भी, आप हारेंगे। तो ये सब होगा। बट अगर आप अच्छा काम करते हैं, बाकी सब
भगवान पे छोड़ देते हैं, तो आप ये समझेंगे कि एफर्ट इज इनफ। नेक्स्ट चैप्टर है फाइट क्लब मूवमेंट्स। अगर हम लिस्ट बनाए ऐसे लोगों की, ऐसे सक्सेसफुल लोगों की जिन्होंने रॉक बॉटम हिट किया, जो बहुत बुरी तरीके से गिरे, तो शायद जगह कम पड़ जाएगी। जेके रोलिंग जो है अपने कॉलेज के बाद, कॉलेज के 7 साल बाद एक होमलेस थी, जॉबलेस थी, होमलेस की तरफ आगे बढ़ रही थी। सिंगल मदर थी, उनके पास बच्चे को खाना खिलाने के लिए रुपए नहीं थे और शादी भी उनकी फेल हो चुकी थी। उसके बाद इस रॉक बॉटम के बाद वो उन्होंने हैरी पॉटर लिखी और वो बेस्ट सेलर बनी, सभी जानते हैं उसके बारे में। तो देयर आर मैनी वेज टू हिट बॉटम। हर इंसान की लाइफ की स्टोरी अलग है, हर इंसान एक नए तरीके से रॉक बॉटम हिट करता है और वहाँ से फिर ऊपर उठ कर आता है। इनफैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लाइफ चेंजेस होते हैं वो इन्हीं मूवमेंट के थ्रू ही निकलते हैं। जब आप पूरी तरीके से डिमोलिश हो जाते हैं, जब आपको लगता है जो भी आप दुनिया के बारे में सोचते थे सब कुछ गलत था, सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत था, तब आप इस मूवमेंट को कह सकते हैं फाइट क्लब मूवमेंट। और जब आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे निकलते हैं, रॉक बॉटम हिट करने के बाद कुछ सीखते हैं यहाँ से, तब आपकी लाइफ बदल जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो ऐसे बुरे समय में भी बहुत आगे निकले और बहुत आगे बढ़े। ईगो हमसे कई बार इम्प्रूव करने के लिए रोकता है हमें। ईगो कई बार हमें उसी समय में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। ईगो की इस टाइम नहीं सुननी चाहिए। ड्रॉ द लाइन। नेक्स्ट चैप्टर है ड्रॉ द लाइन। जॉन डी लॉरेन ने एक कार कंपनी बनाई, लेकिन उनके जो एम्बिशन थे बहुत हाई थे। उस कंपनी में नेग्लिजेंस बहुत था, वो नेग्लेक्ट करते थे चीज़ों को, अपनी ही चलाते थे। नार्सिज्म था, मतलब खुद को ही बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ग्रीड था उनमें, मिसमैनेजमेंट था उस कंपनी में बहुत। और जब ये खबर एक बुरी छवि कंपनी की लोगों के सामने आई, पब्लिक के सामने आई, तब आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या किया होगा? क्या उन्होंने रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लिया होगा? क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया होगा एरर्स को, या जो भी वो गलत कर रहे थे उसको? उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जबकि उन्होंने इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा फंस गए। वो $60 मिलियन ड्रग डील में फंसे और अरेस्ट भी हुए। नाउ इस कंडीशन का जिम्मेदार कौन था, ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही थे। अगर वो रुक के खुद से पूछ लेते कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो यही पर्सन है जो वो बनना चाहते हैं, तो वो शायद रुक जाते। उन्होंने लाइन ड्रॉ नहीं की, उन्हें नहीं पता था कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हम सभी रिस्क लेते हैं, हम सभी मैसअप करते हैं, हम सभी बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ कर देते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम ये सोच लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी आइडेंटिटी है, ये जो फेलियर है वो हमारी आइडेंटिटी है, और ये हमारे बारे में लोगों को कुछ बुरा बताना चाहते हैं या बताएगी। लेकिन ये है जो एक डर है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, एडमिट करने का कि हमने मैसअप किया, हमने गड़बड़ी करी है। हमें एडमिट करने का डर नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि गड़बड़ी कोई भी इंसान कर सकता है, सभी लोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं वहाँ से। ओनली ईगो थिंक्स एम्बैरेसमेंट और फेलियर आर मोर देन व्हाट दे आर। हमारे ईगो ही हमारे दिमाग में हमारे जो एम्बैरेसमेंट है, हमारे जो फेलियर है, उनको बड़ा बनाता है, जबकि वो इतने बड़े नहीं होते हैं। मेंटेन योर ओन स्कोर कार्ड। आपको खुद का स्कोर कार्ड बनाना है, आपको खुद की नज़रों से खुद को देखना है, आपको दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस की नज़रों से खुद को नहीं देखना है। कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने स्टैंडर्ड को इतना हाई बनाते हैं खुद की नज़रों में, या खुद अलग तरीके से चलते हैं कि उनको दूसरे लोगों की ओपिनियन, दूसरे लोगों के जो स्कोर कार्ड जो उनको देते हैं वो से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वॉरेन बफेट भी सिमिलर थिंग कहते हैं। वो बात करते हैं इनर स्कोर कार्ड की और एक्सटर्नल की। जो आपका पोटेंशियल है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, अगर आपने उसका 100% इस्तेमाल किया है तो ये मैट्रिक है आपको खुद को मेज़र करने का, और यही बेस्ट मैट्रिक है। आप खुद को मेज़र खुद के तरीके से कर सकते हैं कि क्या आपने बेस्ट किया है,
जीत तो कोई भी सकता है, कई लोग लक की वजह से, कई लोग चीटिंग की वजह से, कई लोग बुरा बन के जीत जाते हैं, बट जीत ही सब कुछ नहीं होती है। क्या आप अपना बेस्ट पॉसिबल वर्जन बन पाए, क्या आपने अपना बेस्ट दिया, ये मैटर करता है। और ऐसे ही आपको खुद को, हमको सभी को मेज़र करना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ऑलवेज लव। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ हमें बहुत परेशान करती है। ऐसा सक्सेसफुल लोगों के साथ बहुत होता है कि वो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी लेगेसी बचानी है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई उनके बारे में कुछ बोलता है तो उन्हें अपनी लेगेसी को बचाने के लिए उसको कुछ बोलना है। अगर वो हेट चूज़ करते हैं उसके लिए, तो कई बार मामला बहुत आगे बढ़ जाता है और चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं। कई बार हमें ये खुद से पूछने की ज़रूरत होती है कि अगर लोग मिज़रेबल हैं तो क्या हमें भी मिज़रेबल बनने की ज़रूरत है? क्या हमें भी हेट के बदले हेट देने की ज़रूरत है? आजकल इंटरनेट की दुनिया में तो ये बहुत ही कॉमन हो गया है कि अगर कोई किसी के बारे में कुछ बुरा बोलता है, तो जब वो बुरा बोलता है तब वो इतना ज़्यादा सुर्खियों में नहीं आता, लेकिन कई बार उसे बचाने के चक्कर में लोग इतने आगे आ जाते हैं कि उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो उल्टा हो जाता है और वो और भी ज़्यादा लोगों में बात फैल जाती है, लोगों के सामने आ जाती है। चूज ऑलवेज लव। नेक्स्ट चैप्टर इज फॉर एवरीथिंग दैट कम्स नेक्स्ट, ईगो इज द एनिमी। आपके सामने जो भी अब आगे आने वाला है उसमें ईगो ही आपका दुश्मन है। ज़्यादा देखें, ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा सफ़र करें, यहीं से आप विजडम की तरफ बढ़ सकते हैं। ये किसी का कोट है। ऑल दी ग्रेट मैन एंड वुमेन, जितने भी ग्रेट मैन वुमेन रहे हैं, जो भी जितने भी लोग रहे हैं, सभी डिफ़िकल्टीज से गुजरे हैं। सभी ने बहुत मिस्टेक करी हैं, बहुत बड़ी बड़ी, सभी ने बहुत गड़बड़ियाँ करी हैं और वहाँ से सीख के वहीं से आगे बढ़ के भैया आगे निकले हैं। उनकी जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने उनको बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने उनको रियलाइज़ कराया है कि वो गड़बड़ी कर सकते हैं, वो भी गलतियाँ कर सकते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें पता चला कि सेल्फ अवेयर होना, खुद के बारे में पता होना ही एक सॉल्यूशन है यहाँ से निकलने का। तो उससे वो गड़बड़ियों से निकलने के लिए ठहर के थोड़ा देखते हैं कि कहाँ उन्होंने गलती करी, कहाँ वो सीख सकते हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ लैग कर सकते हैं, और वहाँ से फिर वो आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो ये था चैप्टर लास्ट, और ये पूरी समरी ख़त्म हो चुकी है ईगो इज़ द एनिमी की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि लोगों को अच्छा नॉलेज मिले, अच्छा कंटेंट मिले। अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा मोरल बूस्ट होता है और हम अच्छे कंटेंट बनाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको कुछ डाउट है, या कमेंट करके बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट क्या चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।